हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2023 में मूवी पिप्पा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 1947 से, जब भारत देश आज़ाद हुआ था। भारत के आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान भी अलग हो गया था। पाकिस्तान था तो एक देश, लेकिन वो बटा था दो हिस्सों में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्ला। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या वेस्ट पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा थी, पर सत्ता वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। अब सत्ता वेस्ट पाकिस्तान के पास होने के कारण उन्होंने आधिकारिक भाषा उर्दू को चुना। तो वहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो बांग्ला बोलते, तो वो कहीं ना कहीं खुद को गुलाम पा रहे थे। फिर 1970 में आखिरकार पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ये चुनाव भारी बहुमत से जीत जाती है। लेकिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान ने इस चुनाव के नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को जेल करवा दी। इसके बाद से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोग आंदोलन पर उतर आए, लेकिन याह्या खान ये चीज़ भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने अपने आर्मी के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मरवाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इसने एक ऐसा नरसंहार का रूप ले लिया जिसे दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार में गिना जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अक्टूबर 1971 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नॉर्थ इंडिया में ट्रेनिंग रेंज में कुछ टैंक के परीक्षण चल रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कैप्टन बलराम मेहता उर्फ बल्ली को, जो स्क्वाड्रन लीडर का कैप्टन होता है, और वो भी इस टैंक का परीक्षण करने आया होता है। और यहाँ पर हमें बलराम के मेजर को दिखाया जाता है, जिसका नाम चीफी होता है, जो अपने टैंक के साथ बाकी टैंक के जवानों को कमांड कर रहे होते हैं। इस टैंक की खासियत ये होती है कि ज़मीन के साथ पानी में भी तैर सकता है। इस टैंक का नाम PT-76 है, लेकिन पंजाब में इसे प्यार से पिप्पा बुलाया जाता है, क्योंकि ये घी की तरह पानी में तैरता है। अब चूंकि परीक्षण ठीक चल रहा होता है, इसलिए मेजर सभी टैंक को वापस लौटने का ऑर्डर देता है, लेकिन बल्ली उसके ऑर्डर को नहीं मानता और टैंक को और गहरे पानी में ले जाता है। अब गहरे पानी में जाने के बाद अचानक से टैंक बंद पड़ जाता है। टैंक के अंदर बैठा रामफल घबरा जाता है, पर बल्ली अपने कॉन्फिडेंस से वापस टैंक को चालू करवा कर जमीन पर ले आता है। अब बल्ली वापस तो आ जाता है, लेकिन यहाँ बल्ली को बहुत सुनाया जाता है, क्योंकि उसने अपने मेजर के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था। अब आगे हम देखते हैं कि भारत और रशिया के बीच इन टैंकों को लेकर डील होती है। दरअसल में रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, इसलिए ये टैंक हमें आसानी से मिल गए थे। डील होने पर पार्टी रखी गई होती है, जहां बल्ली और उसके दोस्त बहुत एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें बल्ली के घर वालों को दिखाया जाता है, जहां उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसका बड़ा भाई राम और बहन राधा होती है। फिलहाल राधा को देखने लड़के वाले आए होते हैं और तभी थोड़ी देर में वहाँ बल्ली भी आ जाता है। बल्ली जब वहाँ आता है तो लड़के वालों के मजे लेने शुरू कर देता है। राधा को देखने आया लड़का, जिसका नाम मनजोत होता है, बल्ली उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मनोज कह के चिढ़ाता है। बल्ली का ये बिहेव देख के बल्ली के घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं तो बल्ली के घर वाले उस पर गुस्सा करते हैं। बल्ली का बड़ा भाई राम भी उसे बहुत सुनाता है और कहता है कि वो डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम नहीं सही से कर सकता। दरअसल उन्हें ये बात मालूम चल गई थी कि बल्ली ने मेजर के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है, इसके लिए उस पर जांच की कमेटी बैठ गई है, और अगर वो दोषी पाया गया तो उसे ऑफिस वर्क दे दिया जाएगा। साथ ही हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि राम और बल्ली के पिता भी एक फौजी थे, जो अब नहीं रहे। राम और बल्ली की बातचीत से ये भी समझ आता है कि उनके बीच बिल्कुल भी नहीं बनती होती है। अब रात में राधा और बल्ली गैराज में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ राधा कहती है कि उसे मंजोत ज़्यादा पसंद नहीं है, उसके बारे में श्योर नहीं है, वो थोड़ी कंफ्यूज है। अब आगे राधा के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर मुखर्जी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ राधा पढ़ाई में ध्यान ना दे के कोड वर्ड में कुछ चीज़ें लिख रही होती है। राधा को ऐसा करते मुखर्जी सर देख लेते हैं और उसे अपने केबिन में ले जाते हैं। वे एक लड़के को बुला के उस कोड लैंग्वेज को पढ़वाते हैं। लड़का सर को बताता है कि इस कोड में आपकी तारीफ लिखी हुई है। ये सुन मुखर्जी सर राधा को जाने देते हैं, लेकिन जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि दरअसल राधा ने सर के लिए बहुत ही बुरा बुरा लिखा था, लेकिन इस लड़के ने सर के सामने झूठ पढ़ दिया, क्योंकि अगर वो सच बता देता तो राधा को पनिशमेंट भी मिल सकती थी। अब इस लड़के का नाम होता है अनिर्बान।
दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए वहां से चले जाते हैं। अब आगे हम राधा को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि राधा भी बंगाल की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में शामिल है। राधा उसका प्रोटेस्ट करना अनिर्बान भी दूर से देख रहा होता है। अब रात में राम के पास एक लेटर आता है जहाँ वो अपने घर वालों को बताता है कि उसे अगली सुबह ही अपने बेस कैंप के लिए निकलना होगा, लेकिन उसे वहां से कहाँ भेजा जाएगा ये उसे नहीं बताया गया है। अब राम अगली सुबह निकल रहा होता है तो वो अपने साथ अपने पिता के बूट्स ले जाना चाहता होता है, पर राधा को वो बूट्स स्टोर रूम में नहीं मिलते। राम जाते हुए बल्ली को समझाता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसे ही परिवार का ख्याल रखना होगा, इसलिए उसे थोड़ी जिम्मेदारी सीखनी चाहिए। अब बल्ली को राम की बात अच्छी नहीं लगती और इसलिए दोनों में तू तू मैं शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को भला बुरा सुनाने लगते हैं। असल में राम को लगता होता है कि बल्ली के अंदर भी बचपना है, वो लायक नहीं है। और बल्ली भी यहाँ गुस्से ही गुस्से में राम से बोल देता है कि अच्छा ये होगा कि अगली बार मुझे तेरी शक्ल ना देखनी पड़े। अब बल्ली जब अपने ऑफिसर्स के पास जाता है तो वहाँ पता चलता है कि बल्ली को फील्ड से निकाल दिया गया है और अब उसे ऑफिस वर्क करना होगा ताकि वो कुछ डिसिप्लिन सीख जाए। बल्ली अपने ऑफिस वर्क से खुश नहीं होता, उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे भी जंग पर जाना था। बल्ली के सभी साथी जंग पर जा रहे होते हैं। बल्ली ये सब देखते हुए सीधा मंजोत के पास जाता है जहाँ वो उसे कहता है कि राधा तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही तुमसे प्यार करती है और ना ही वो तुमसे शादी करना चाहती है। अब रात में जब बल्ली अपने कमरे में होता है तो राधा गुस्से में वहाँ आती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर कैसे कर सकते हो, ये मेरा डिसीजन था कि मुझे मंजोत से शादी करनी है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राम भैया ही गलत है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम ही गलत हो। और गुस्से में ये कहते हुए राधा वहां से चली जाती है। अगले दिन बल्ली अपने ऑफिस वर्क में जुट जाता है, लेकिन जैसे ही उसके ऑफिसर्स निकलते हैं वो उनके पास जाता है इस रिक्वेस्ट से कि उसे फील्ड में काम करना है, लेकिन ऑफिसर्स का यही कहना होता है कि उसे डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है और अगर कुछ दिन ऑफिस में काम करेगा तो शायद डिसिप्लिन सीख जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राधा के पास एक लेटर आता है जिसमें कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। राधा जब कोड लैंग्वेज को डिकोड करती है तो उसमें एक एड्रेस लिखा होता है जहाँ उसे बुलाया जा रहा था। अब राधा उस एड्रेस पर जाती है तो वहाँ उसे अनिर्बान मिलता है। एक्चुअली में अनिर्बान कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस विंग के लिए काम करता होता है। उसी ने राधा को इस जॉब के लिए बुलाया होता है क्योंकि राधा को भी कोडिंग आती होती है। राधा को यहाँ रिक्रूट भी कर लिया जाता है। राधा और अनिर्बान जब बात करते होते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोफेसर मुखर्जी असल में अनिर्बान के पिता हैं। ये बात जान के राधा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत बुरा बुरा लिखा था। अब इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर मिलिट्री आउटपोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ राम के मेजर उससे कहते हैं कि जंग के बहुत ज़्यादा आसार हैं और ऐसे में हमें बंगाल से कुछ लोकल सपोर्ट चाहिए होगा और वो सपोर्ट हमें मुक्ति वाहिनी से मिल सकता है। इसलिए मेजर राम को एक नया नाम नदीफ देकर वहाँ खुफिया तरीके से जाने को कहता है ताकि जंग में हमें मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट मिल सके। अब दूसरे ही दिन राम बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाता है जहाँ राम को रास्ते में बहुत सारी लाशें देखने को मिलती हैं। ये देख के राम समझ जाता है कि यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। अब आखिरकार राम मुक्ति वाहिनी कैंप पहुँच जाता है जहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के हाथ में बंदूकें होती हैं। सभी ट्रेनिंग में लगे हुए थे और ऐसा इसलिए क्योंकि अब उन्हें अपना देश एक नए देश बांग्लादेश के रूप में चाहिए था। अब राम यहाँ मुक्ति वाहिनी कैंप के लीडर से भी मिलता है जिनका उद्देश्य एकदम साफ होता है कि उन्हें ये जंग लड़नी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ बल्ली के पास एक ऑफिसर आता है जो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऑफिस वर्क नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूँ। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि टैंक पिपा में सिर्फ 3 लोग ही बंद हो सकते हैं और तुम्हें पिपा की अच्छी खासी समझ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा जुगाड़ निकालो कि पिपा में 4 लोग आ सके। अब बल्ली को तो मौके की तलाश ही थी और उसे ये मौका मिल भी गया, इसलिए बल्ली ऑफिस वर्क छोड़ के अपना सारा दिमाग इसमें लगा देता है। यहाँ पर वो बहुत मेहनत करता है और दिन रात एक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ राम वहाँ के माहौल को ऑब्जर्व कर रहा होता है और मुक्ति वाहिनी के लोगों के साथ मिलके उनको और अच्छे से बंदूक वगैरह चलाना सिखाता है। तो वहीं राधा भी C&A के लिए काम करने लगती होती है, वो भी मेहनत के साथ और अच्छे से सीखने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही राधा ने मंजोत के साथ भी शादी करने से मना कर दिया होता है। अब बल्ली जब अपना पूरा काम कर लेता है तब उसके काम को देखने फील्ड मार्शल सैम मानेक साथ आते हैं। बल्ली उन्हें बताता है कि उसने पिपा में 4 लोगों के लिए जगह बना दी है। बल्ली
बल्ली के काम को देख के सैम मानेकशॉ बहुत प्रभावित होते हैं, काफ़ी खुश भी। इसलिए वो बल्ली से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि फ्रंट पर होना चाहिए, मीन्स जंग के मैदान पर। ये कहते हुए सैम मानेकशॉ बल्ली को फील्ड पर भेजने का ऑर्डर भी देते हैं। बल्ली ये सुन बहुत खुश होता है और फिर अपने घर जाता है, लेकिन घर के अंदर नहीं घुसता। वो एक लेटर को लेटर बॉक्स में डाल के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि फैमिली मनमुटाव की वजह से वो अंदर नहीं जाना चाहता था। लेटर पढ़ने पर राधा और उसकी माँ को पता चल जाता है कि बल्ली भी फ्रंट पर चला गया है। अब इसके बाद में बांग्लादेश के बॉर्डर को दिखाया जाता है। यहाँ सारे फौजी मौजूद थे। वहाँ जाते हुए बल्ली को रास्ते में बहुत सारे शरणार्थी मिलते हैं, जिनका अब कोई घर नहीं होता। उन्हें देख के बल्ली की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी माँ की कही बात उसे याद आती है कि कभी वो भी शरणार्थी हुआ करते थे। अब इसके बाद बल्ली बेस कैंप पहुंच जाता है। उसे देख के उसके दोस्त और मेजर सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राम मुक्ति वाहिनी के लोगों के साथ एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वहां अचानक से गोली चलने की आवाज आने लगती है, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। तब राम वहां बंदूक उठाता है और मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो लोग बहुत सारे होते हैं, इसलिए उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। भागते हुए सभी जंगलों के रास्ते जा रहे होते हैं, लेकिन तभी लैंड माइन्स की वजह से वहां धमाका हो जाता है, जिससे सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बल्ली अपने मेजर से पूछता है कि क्या जंग हो सकती है, इस पर मेजर कहता है कि हाँ, आसार तो पूरे दिख रहे हैं। दोनों बात कर ही रहे होते कि तभी वहां गोली की आवाज़ सुनाई देती है और अलर्ट का सायरन बज जाता है। सभी लोग दौड़ के एक जगह इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अब जंग शुरू होने वाली थी। अब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास सैम मानेकशॉ को देखते हैं, जो प्रधानमंत्री से कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है। वो बंगाल के अंदर 10 किलोमीटर अंदर जाने की परमिशन मांगता है और कहता है कि हमारे अटैक जो है वो गुप्त होगा। हम 10 किलोमीटर अंदर गुप्त तरीके से जाएंगे और अटैक करेंगे। ये सब देख के याया खान बौखला जाएगा और फिर वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा, और वो भी खुलेआम। जिससे ये होगा ये कि इंटरनेशनल ओपिनियन में पहला अटैक जो है वो पाकिस्तान का माना जाएगा, और हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जवाब दे रहे होंगे। सैम मानेकशॉ के प्लान को सुनते हुए इंदिरा गांधी परमिशन दे देती हैं। अब इसी प्लान के तहत भारत के जवानों को बांग्लादेश में 10 किलोमीटर अंदर तक भेजा जाता है। सारे टैंक वहां पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंडमाइंस के धमाके की वजह से मुक्ति वाहिनी के लोग मारे गए थे, और उनमें राम भी होता है, लेकिन राम मारा नहीं जाता। दुश्मन सेना का आदमी जब उन पर नमक छिड़कता है तो उस पर हरकत होती है। अब यहाँ राम को मारा नहीं जाता, बल्कि बाकी लोगों के साथ उसे बंदी बना लिया जाता है। अब रात में बल्ली को नजर रख रहे जवानों से न्यूज़ मिलती है कि उन्होंने हाल ही में दुश्मनों के टैंक को देखा है। ये बात सुनकर बल्ली फौरन चीफ ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है, जिससे सभी अलर्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद जंग शुरू हो जाती है। जंग में पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक सामने से आ रहे होते हैं, लेकिन बदले में हिंदुस्तानी जवान और पिप्पा भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हैं और अपने दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी जंग में चीफ ऑफिसर को गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। चीफ ऑफिसर के गोली लगने से बल्ली के साथ बाकी जवान भी हार मानने लगते हैं, तो बल्ली खुद को लीडर घोषित करते हुए जंग की कमांड अपने हाथ में ले लेता है और सभी को जंग में आगे बढ़ने को कहता है। इस जंग में बल्ली का दोस्त स्पीडी भी गंभीर हालत में घायल हो जाता है। हाल फिलहाल के लिए जंग में सारे टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और ये जंग जीत ली गई होती है, लेकिन उन्हें अपने मेजर के जाने का दुख था, क्योंकि वो उनके मेजर कम दोस्त ज़्यादा थे। स्क्वाड्रन लीडर होने के बावजूद भी उन्होंने उसका साथ दिया, लेकिन आज उनकी बॉडी नहीं मिली। इसलिए स्पीडी यहाँ बल्ली को बहुत चिल्लाता है और चीफ ऑफिसर की बॉडी ढूंढने को कहता है। इसके बाद बल्ली उनकी बॉडी को ढूंढ निकालता है और फिर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। अब जैसा कि मानेकशॉ ने प्लान बनाया था, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये साबित हो गया कि पाकिस्तान ने ही पहले अटैक किया है, क्योंकि उनके कुछ टैंक जो है बॉर्डर पर पाई गई हैं। अब ये सारी खबर राधा भी पढ़ रही होती है और माँ को भी सुना रही होती है। बल्ली की माँ और राधा को बल्ली पर गर्व होता है, पर बल्ली की माँ राम के लिए चिंतित होती है, क्योंकि जब से वो मिशन पर गया है उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया और कैसा है। तो वहीं दूसरी तरफ राम को पाकिस्तानी लोग बंदी बनाकर रखे होते हैं। अब तक वो लोग राम को मार चुके होते, पर उन्हें शक होता है कि राम एक इंडियन सोल्जर है, इसलिए वो उसे नहीं मानना चाहते होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें ये बात मालूम चल गई कि वो एक इंडियन सोल्जर है तो वो जासूसी करने का आधार बना के इंडिया पर आरोप लगा सकते हैं। दूसरी तरफ बौखलाई याया खान ने जंग का ऐलान कर दिया होता है। ये देखते हुए मानेकशॉ फिर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास जाते हैं, उनसे जंग छेड़ने का ऐलान करने को कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी जंग का ऐलान कर देती हैं। जंग का ऐलान सुन बॉर्डर पर सभी फौजी तैयार होते हैं। तभी यहाँ बल्ली को राधा का कॉल आता है। ये देख के बल्ली शॉक्ड हो जाता है कि इस लाइन पर राधा का कॉल कैसे आ सकता है। खैर राधा इस बारे में नहीं बताती। वो बल्ली को बताती कि राम भैया अपने बेस कैंप से गायब है और उसका दिल कह रहा है कि वो भी जिंदा है।
हैं। ये सुन बल्ली उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि मैं आसपास ही हूँ और राम भैया इतनी जल्दी मेरा पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। इसके बाद कैंप में हम देखते हैं कि चीफी की जगह एक स्क्वाड्रन लीडर के रूप में नया मेजर आता है, जो बल्ली को अपना आदेश देता है, पर बल्ली की एक बात नहीं सुनता। थोड़ी देर में वहाँ एक जवान एक आदमी को पकड़ कर लाता है, जो खुद को पाकिस्तानी सोल्जर बताता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने उसे गद्दार घोषित कर दिया और अगर वो वापस गया तो मारा जाएगा। इसलिए अब वो इंडिया की तरफ से लड़ना चाहता है। यहाँ वो एक खुफिया न्यूज़ भी बताता है कि मुक्तिबानी कैंप के कुछ लोगों को मार दिया गया और कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया है। साथ ही उन्होंने एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जिसे वो लोग इंडियन आर्मी समझ रहे हैं। ये सुन के बल्ली का पूरा ध्यान अपने भाई राम पर चला जाता है। दूसरी तरफ राधा और अनिर्बान एक कोड को डिकोड करने में पूरी तरह से उलझ जाते हैं, लेकिन उसे क्रैक नहीं कर पाते और फिर जब वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो उसे डिकोड कर लेते हैं। अब ये कोड अमेरिका की तरफ से होता है, 7th फ्लीट के बारे में होता है। दरअसल 7th फ्लीट दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से एक है और वो अभी वियतनाम पहुंच चुकी है। असल में ये पाकिस्तान की एक चाल है। वो हमें यहाँ छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझाना चाहते हैं ताकि 7th फ्लीट हमसे पहले ढाका पहुंच सके। दूसरी तरफ वो लोग राम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और ये उगलवाने में लगे होते हैं कि वो इंडियन सोल्जर है, लेकिन राम बिल्कुल भी नहीं उगलता। वहीं बल्ली अपने सभी सोल्जरों के साथ मुक्तिवाहिनी कैंप की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक लैंड माइंस का धमाका देखने को मिलता है। तभी वहाँ मुक्तिवाहिनी के लोग आ जाते हैं और वो लोग लैंड माइंस ढूंढने में उनकी मदद करने लगते हैं और इस तरह आर्मी को मुक्तिवाहिनी का सपोर्ट मिल जाता है। धीरे धीरे वो लोग नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं, पर पाकिस्तान आर्मी बेस कैंप बुरिंदा तक पहुंचने के लिए ब्रिज टूट चुका होता है। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो पिप्पा को नदी में उतारेंगे। हालांकि पानी बहुत गहरा होता है, पर फिर भी वो लोग रिस्क लेकर पिप्पा को नदी में उतार देते हैं। दूसरी तरफ जब वो राम को मारने वाले होते हैं तो मुक्तिवाहिनी का एक आदमी उनमें से एक आदमी को मार गिराता है और राम भी मौका पाकर दूसरे आदमी को बेरहमी से मार देता है। वहीं इंडिया की आर्मी पाकिस्तान के बेस कैंप बुरिंदा में पहुंच चुकी होती है। सारे सोल्जर पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान बेस कैंप के चिथड़े उड़ा दिए थे। लास्ट में एक एयरक्राफ्ट इंडिया के आर्मियों पर हमला करने आती है तो उसे राम और बल्ली अपनी चतुराई से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राम सही सलामत बल्ली के पास आता है। बल्ली राम को देखता ही रह जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे खुशी थी कि उसका भाई जिंदा है। राम उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि चोरी करने की क्या जरूरत थी, मांग लिया होता। असल में राम पिता के बूट्स को अपने साथ जंग में ले जाना चाहता था, पर राधा को इसीलिए नहीं मिले थे क्योंकि बल्ली ने उसे चुरा लिए थे। राम के चुराने वाली बात पर बल्ली कहता है कि इन बूट्स पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी हक है, और इससे दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। राम यह बल्ली से कहता है कि आज से हम भाई नहीं दोस्त बन के रहेंगे। ये सारी न्यूज़ C&A में भी पता चल जाती है कि हम ये जंग जीत चुके हैं और राधा को मालूम चल जाता है कि उसके दोनों भाई सही सलामत हैं और ये न्यूज़ उसकी माँ तक भी पहुंच जाती है। थोड़े दिन बाद तीनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। ये उनके लिए बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट था, क्योंकि उनके घर के सभी लोग देश की सेवा कर रहे थे और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। अब दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी एक खास शख्स के बारे में बताती हूँ। वो ये है कि आपने अगर विकी कौशल की सैम बहादुर मूवी का ट्रेलर देखा होगा, जो मूवी 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, तो उसमें विकी कौशल ने जिस सैम मानेकशॉ का किरदार निभाया है, वही किरदार हमें इस फिल्म में इंदिरा गांधी के साथ देखने को मिला है। आपको उस फिल्म में भी 1971 के वॉर में देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि सैम बहादुर थे कौन। तो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे और फील्ड मार्शल का पद धारण करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। इनका पूरा नाम बहुत लंबा है। इनका पूरा नाम है सैम होमुर्सची फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था। लोग इन्हें प्यार से सैम बहादुर नाम से पुकारते थे। 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय सिर्फ मानेकशॉ को जाता है। इन्होंने अपने 4 दशक के सैन्य करियर में 5 युद्ध लड़े। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।